वेलकम टू जिनेडू क्लासेस। सर इस बार मेरे को हर बार आप पहले बोल देते हो। मैं नहीं कर रहा। वेलकम टू जेनेडू क्लासेस। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और मैं आज केमिस्ट्री सिर्फ 2 का पेपर सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपको पता होगा जेईई मेन का एग्जाम चल रहा है और आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ 2 में कैसे चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन आए थे। राइट सर मेरे साथ है। सर कहाँ चले गए? सर प्लीज आ जाओ सर, बच्चे वेट कर रहे हैं आपके लिए। सर प्लीज आ जाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं। देवेंद्र सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो फिर मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुम ही मेरे बारे में बता दो। ओके मेरे साथ दिव्येंदु सर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका नाम, यहाँ पे दिव्येंदु सर लिखा हुआ है और ये हमारे साथ सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी हैं और बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। तो हम दोनों मिलकर आज स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूशन फॉर जेईई मेंस सिर्फ 2। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चे देखते हैं क्या है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस रिटार्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही चिल्लर हाँ, ये Factual थ्योरेटिकल है। पार्ट है, फैक्चुअल है। में जो आंसर होता है वो होता है बी। ठीक है, दैट इज NO2। NO2 गैस फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करते हैं। तो वो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपली आपको एक फैक्ट याद रखना था, फैक्चुअल क्वेश्चन। अदरवाइज कुछ बच्चे सीएफसी को लेकर कंफ्यूज हुए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सीएफसी जो है वो इसमें रिटार्ड नहीं करता, वो कुछ और कर रहा होता है। आपको पता होगा ओजोन में लेयर डिप्लेशन के अंदर ना उसका बहुत धीरे इंपॉर्टेंट धीरे रोल ऊपर चला जाता है Right. एंड इट गोस एंड डिप्लेट्स ओजोन लेयर। करेक्ट करेक्ट। तो आंसर इज बी सर। सर प्लीज बी तो- को 1 मिनट से। So B is the answer. Now the next question we have is in nitration. नाइट्रेशन ये थोड़ा सा मेरे को इनकम्प्लीट मिला। हाँ इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होगा। Correct, ठीक है, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो हम लोग नाइट्रेशन बेसिकली करते हैं, दैट इज बेंजीन को लेके कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO को डालते हैं। वहां पे बार बार हम क्लास में बच्चे को कहते हैं यहाँ पे एक मजेदार चीज होता है, HNO3 एक्ट्स एज अ बेस। बिल्कुल राइट, क्योंकि जब हम 2 एसिड के मिक्सचर लेते हैं, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है, जो स्ट्रॉन्ग है वो एसिड का काम करेगा और जो वीक है वो बेस का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये OH माइनस सॉल्यूशन में देना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है। एज बिकॉज यहाँ पे H प्लस प्रोटोनेट होकर वाटर निकल के चला जाता है, सो वी से टू बी एक्टिंग एज ए बेस। तो HNO3 और H2SO4 में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गर एसिड इज H2SO4, राइट। तो ये हो गया एसिड और HNO3 विल बी एक्टिंग एज ए बेस। तो आंसर विल बी HNO, ये गलत है, HNO3 एसिड H2SO4 डी ऑप्शन HNO3। आपको क्या लग रहा है बच्चों? चैट सेक्शन में बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट में। So answer is B. I'm sorry, answer is D. That is HNO3 is base and H2SO4 is as acid. और तुम लोग इसके साथ एक क्वेश्चन करोगे, ये दोनों को रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। वो इलेक्ट्रोफाइल घर में जरूर बनाना, क्योंकि अगले क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रेशन। करेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का सर नाम भी बता ही देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को ये ना लगे। इलेक्ट्रोफाइल का नाम तुम बताओ। NO2 प्लस होता है बच्चों, आपको पता होगा। यहाँ पर H2SO4 जब मिलता है इसके साथ HNO3 के साथ, तो वी गेट NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। आपको दिख रहा है प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ, है ना। तो थोड़ा सा चलिए आप और भी दिखा देता हूँ ताकि हाँ, H2SO4 से टूट के H प्लस HSO4 माइनस आया। यहाँ पे HNO2 being a weak acid रिस्पेक्ट टू H2SO4, तो वहां से H प्लस नहीं निकल सकता। इसके जो लोन पेयर है ये प्रोटोनेट करता है H प्लस को और यहाँ से बना देता है H2O सर हमने तो छोटी सी बात बोली थी सर, आपने NO2 पूरा बच्चों को एक्सप्लेन ही कर दिया। चलो बच्चों कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इंफॉर्मेटिव है। हो सकता है जेईई मेन के अगले पेपर में आपका यही क्वेश्चन आ सर हम क्या कहते हैं, जिनेडू है तो पॉसिबल है। बिल्कुल, वी विल बी मेकिंग इट पॉसिबल। बिल्कुल। हम आधा बोल के छोड़ेंगे नहीं, जहां पे लगता है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना है, विल बी सही। चले अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। तो इट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन Cu2 प्लस ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, मोस्टली बच्चों से हो सकता है नहीं बना हो। तो वैसे किसमें बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि CuSO4 आप ले लो और योर इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ Cu2 प्लस दे रखा है, तो हो सकता है आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाए। तो आप सल्फेट आयन साथ में ले लीजिए, उसमें Ki डालेंगे तो आपको मिलेगा CuI2, राइट। और वो फर्दर क्या करेगा, अपने आप को फर्दर रिएक्शन देगा और Cu2I2 का फॉर्मेशन होगा और साथ में K2SO4 होगा, राइट। तो आंसर इसमें सिंपल होगा C, दैट इज Cu2I2। बिट फैक्चुअल था, आई मीन नॉट फैक्चुअल, आई वुड से फाइनली हमें मिलेगा Cu2I2, राइट। पहले Cu2 बनेगा, फिर फर्दर उसके बाद Cu2I2 में करना। आंसर इज, मैं टिक कर देता हूँ, आंसर सी होगा इसका। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जानना जरूरी है ना। नहीं तो चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। लेकिन ऐसे रिएक्शन सर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कराते हैं, काफी कराया है। तो ये क्वेश्चन ऐसा वाला हमने करवा रखा है क्लासरूम के अंदर, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO2 माइनस, राइट, NH4 प्लस। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? NO2 माइनस NH4 प्लस। सर मुझे लगता है एक और छूट है इसमें, यहाँ पे NO2 प्लस भी था, राइट सर, यहाँ पे NO2 प्लस भी था।
तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर नहीं भी ड्रॉ करते हैं यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन हाँ, है तो ये। यहाँ पर अगर NH4+ की बात करें, अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर देखा जाए, तो अगर मैं NH4+ की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास NH4 में नाइट्रोजन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट में, इसमें एक जा चुका है, तो वी हैव अनदर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, और 4 बॉन्ड वो बनाएगा, तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो अगर मेरे पास NO2 माइनस NO2 प्लस, लेट्स सपोज मेरा ये क्वेश्चन था NO2 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस, तो मेरे पास ये तो आ चुका है sp3, राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे आ चुके हैं जिसमें मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों ऑप्शन है, राइट। ऊपर के दो ऑप्शन तो चले गए। अब बचा मेरे पास NO2 प्लस और NO2 माइनस। तो NO2 माइनस का अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे काउंट करूंगा, ज्यादा आसान लगेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 थे, उसमें से एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया शेयरिंग के थ्रू, जस्ट बिकॉज आपको पता होगा ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक माइनस चार्ज है। तो वैसे केस में जो लोन पेयर बचेगा वो बचेगा 1 और बॉन्ड पेयर होगा 2, तो 2 + 1 3, और 3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, sp2 होगा, राइट। तो अगर इसका sp2 है, इसका sp3 है, तो बीच वाले का क्या होगा, sp होगा, तो मेरा आंसर होगा b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, sp2 sp और sp3। सर बी करने के लिए इसको कहाँ बैठाया? इसको बीच में बिठाना होगा सर, तो बीच में बैठाते हैं, राइट राइट, मैंने यहाँ लिख दिया है सर, ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तो हम आंसर इसका बी हो आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे है दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड, वो ना चाहते भी मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि बचपन से ही सुने आ रहा है, क्लास 9-10 में ये बताया जाता है एक बार कि बेकेलाइट इज ए कोपॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। बेकेलाइट होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और जो लीनियर होता है उसे कहते हैं नोवोलैक। वो भी बनता है सेम फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से ही बनेगा, लेकिन वो लीनियर पॉलीमर होगा, वो है नोवोलैक, ठीक है। और अगर क्रॉस लिंक्ड बन रहा है तो दैट इज बेकेलाइट। सो आंसर विल बी, आंसर इज ए। बिल्कुल सर, इसमें बच्चा गलत कर ही नहीं सकता। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली एकदम। मेंशन्ड एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर बेकेलाइट के बारे में बताया गया है कौन कौन से उसमें बट पॉलीमर्स ध्यान रखना, हो सके अगले पेपर में आ जाए लीनियर, बेस। कोई बेकेलाइट मतलब तब नहीं होगा, तब होगा नोवोलैक। करेक्ट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। बोल रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2+ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड वी हैव द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बच्चों बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था। Fe2+ का मतलब हो गया 4s0 हो गया, 3d6 हो गया। अब अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूंगा, 5 ऑर्बिटल्स है मेरे पास d के अंदर, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ड्रॉ कर दिया, एक 5 हो गया। 6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5 and then after 6 now here this 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने वाला है क्योंकि उन्होंने बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर तुम्हें धक्का दे रहा हूं। अरे सर स्ट्रांग हूँ भाई। अच्छा अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, सर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे से। तो देखो अब क्या हो रहा है, वो हट रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, धक्का दो सर। धक्का दे देगा तो सर ये यहाँ से यहाँ पेयरिंग में जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ बस। पेयरिंग में जाएगा। अब जो 2 ऑर्बिटल बचे होंगे डी के, वहां पे तुम्हारे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा, और बाकी एस में आएगा, और फिर उसके बाद पी में आएगा। तो यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो बेसिकली Let's D2sp3। यस सर, लेट्स सपोज वो जो आपका लिगेंड है वो लेट्स सपोज अमोनिया है या फिर CO है, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, CN- हो सकता है, बिकॉज आपको पता होगा ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। सो इन दैट केस अगर अपन देखें तो नेट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ हो जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे तो ये 3 पेयर्ड थे ही, साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने 2 लिगेंड दिए, ये भी पेयर्ड है, और यहाँ भी तुम्हारे पास पेयर्ड है, और जो बचा हुआ P है इसके अंदर भी तुम्हारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैसे केस में देख सकते हैं देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जानते ही हो, जो हम लोग करते हैं √n/n+2 where n is the number of unpaired electrons। यहाँ पे अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, 0 है, बेटा तो मैग्नेटिक obviously- मोमेंट का फॉर्मूला सर ने जस्ट बताया, √n/n+2, और यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और हमें पता है लाइगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन लाइगेंड्स के हैं जो उन्होंने पेयर में दे रखा है। Exactly, सर ने बहुत अच्छी बात बता दी कि लिगेंड्स ने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, और पता है इसके लिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 transfer। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक वैकेंट ऑर्बिटल। बिल्कुल। तो आंसर तो- सर क्या होगा इसमें सर? ये आंसर सर n = 0 है सर। अच्छा, n = 0 इन समथिंग इज 0, राइट। तो आंसर इज 0 बोर्स मैग्नेटॉन। 0 बोर्स मैग्नेटॉन का यूनिट बोर्स मैग्नेटॉन होता है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आंसर इज राइट।
force magneton. force magneton, and it is answer is 0. 0 in this Right? case. हाँ, and this the question. unit whatever you will be getting answer, उसके साथ एक यूनिट जरूर लगाना इसके केस में, that is force magneton BM. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए. Seventh question. Which of the following is Magnetic. not having magnetic moment 1.73? Now, in this case, you have to be bit, सर यहाँ से conscious चले. about, क्योंकि CuI है, right? अब CuI में कॉपर +1 पर है, और कॉपर 1 प्लस का जो जो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s0 3d 10. अब अगर 4s0 हो चुका है, 3d में 10 है, ये सारे पेयर्ड हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो सर आंसर इसका होगा ऑब्वियसली. इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, अभी जस्ट बताया था हमने, ये हो जाएगा 0 × 0 + 2, और ये हमेशा आएगा 0 0 बोर्स मैग्नेटॉन. बट वो क्या बोल रहा है, इसमें से किसके पास 1.73 नहीं है, तो आंसर इज ए. राइट, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आंसर ये है. और अगर बाकी हम क्वेश्चंस 1.73 देखे भी ना, 1.73 और रूट के वैल्यू आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल. √3 आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. √3 आने के लिए हमें n कितना होना चाहिए, हाँ, वो भी हम देख सकते हैं जी, बिल्कुल वहां देख से, सकते है ना. और तो- सर यहाँ पर एक और बात है, अगर बच्चों को अगले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो तो मैं उसके लिए भी बता दूं. अगर यहाँ पे कॉपर अमोनिया का होल 4 है एंड देन आफ्टर Cl2 है, तो वैसे केस में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s0 3d 9, और जब 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो 100% एक ना एक तो अनपेयर्ड रह ही जाएगा. तो अमोनिया को क्या करना पड़ता है, अमोनिया उस इलेक्ट्रॉन को 3d से उठा के 4d में शिफ्ट कर देता है, और बाकी बचे हुए जगहों पे क्या आता है, खुद आ जाता है. ये होता है इस पर्टिकुलर लिगेंड ये कॉम्प्लेक्स के एक्सेप्शनल अंदर. कॉम्प्लेक्स यस है यस सर, ये एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्स है. एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है फिर भी, चूंकि वो अनपेयर्ड रह गया, और इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई 1.73 का होगा. साथ में अगर C2 माइनस की बात करें तो C2 इज 12, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ चुका है तो वो भी ऑड हो चुका है, अगेन अनपेयर्ड होगा. O2 माइनस में देखो 16 और एक ऊपर से आ चुका है तो 17 हो चुका है, अगेन एक अनपेयर्ड होगा. तो इन हर केस में n = 1 है, तो 1.73 सबका होगा बिल्कुल. एक्सेप्ट a. ठीक है, तो आंसर विल बी, आंसर विल बी. ठीक कर देगा सर. अगला क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं सर. द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड. बिल्कुल. में भी सबसे पहले ये जब हम एसिड डेरिवेटिव पढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ दिस एसिड डेरिवेटिव हम बताते हैं. ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ दिस एसिड डेरिवेटिव सबसे पहला जो रिएक्टिव होता है वो होता है एसिड क्लोराइड. उसके बाद होता है एसिड हैलाइड और एसिड क्लोराइड. यहाँ पे एसिड क्लोराइड दिया है, एसिड क्लोराइड. उसके बाद आता है आपके एसिड एनहाइड्राइड. उसके बाद, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक एसिड हैलाइड अगर हम ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O और एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आई विल बी टेकिंग वाटर. ठीक है ना, तो वाटर अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पे. तो इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट अटैक होगा. ठीक है, और उतना फास्ट हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट, और हमारे पाई बॉन्ड अगर टूट के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे सबसे ज्यादा है. यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसको रेजोनेंस ऑफ दिस विल बी लेसनिंग इट डाउन. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको कम करा. बिल्कुल. तो अटैक करने में दिक्कत होगी न्यूक्लियोफाइल को. और एस्टर में अब बच्चे ये कह सकता है सर कि सर आपने एस्टर में भी तो सेम चीज बताओगे, OR मान लो. ठीक है, तो इस केस में जब ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे अटैक करेगा. लेकिन यहाँ पे जब वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं यहाँ पे दिखा दूं तो क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. दिस पॉजिटिव विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद द ऑक्सीजन लोन पेयर. अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे होगा लेकिन कम होगा क्योंकि ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में है. सो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीजन विल बी लेस. एज अ रिजल्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम. बिल्कुल, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है बेटा इस तरफ. दैट इज तो the attacking possibility of H2O on this carbon atom is more as compared to that of this carbon. बिल्कुल. तो the hydrolysis होता है, हमारे आंसर आ जाएगा सर एसिड क्लोराइड ग्रेटर देन एसिड एनहाइड्राइड ग्रेटर देन एस्टर. बच्चे सर डी बोल भी रहे हैं. अच्छा, वेरी गुड. डी आंसर है. मन ही मन बोल रहे होंगे लेकिन बोल रहे हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर इस बार बहुत ज्यादा बहुत question ही नहीं आ गया? हाँ कॉम्प्लेक्स से बहुत ज्यादा बहुत क्वेश्चन है। question। सिर्फ 2 में सर, सिर्फ 2 में तो एक ही क्वेश्चन था, हाँ। सिर्फ 2 में 2 क्वेश्चन है। अब जब हम जो हमें मिला है राइट, जो डेटा हमें लेकिन मिला है, जो क्वेश्चन दिया है ना कॉम्प्लेक्स हम्म, में, कोई अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से करके गए वो सारे सबसे question हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। सारे हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है बेटा NiCl2, तो Ni कहाँ पहुंच गया, Ni पहुंच गया +2 पे राइट। और Cl जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, आपको पता होगा। तो वैसे केस में अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 3d 8 जब होगा तो हमें पता है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8। अब बाहर में आएगा 4s और उसके बाद आएगा 4p। तो 4s के अंदर जब आएगा Cl तो 4s में जाके Cl शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ भी Cl शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये अंदर इसको पेयर नहीं करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा राइट, क्योंकि Cl धक्का नहीं दे वीक सकता फील्ड है, लिगेंड होता है, धक्का देके Right? पेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वैसे केस में अगर अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ चुके हैं तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है दैट इज 2, मैं इसको n1 बोल देता हूं। अब मेरे पास दूसरा केस है जहां पे NiCN6 2 माइनस है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन से क्या हो चुका है बेटा, तो अगेन से +4 हो चुका है, +2 नहीं, यहाँ पे +4 है। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको x मान लो, Cn का होता है -1 × 6 = -2, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, +4 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू +4 आ चुकी है तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि 4s 0 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा। अब जब 3d 6 होगा तो जस्ट लाइक आयरन हो गया ये राइट, आयरन का 2+ के जैसा हो गया ये। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं और बाद में Cn है, मैंने अभी जस्ट बताया था Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है राइट। और जैसे सर ने मुझे अभी धक्का दिया था, ये भी धक्का दे सकता है कि इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, और इसको पेयर कर सकता है राइट। अब इसको जब पेयर कर देगा ये, तो ये पेयरिंग हो गई यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे और जहां पे कौन आएगा, जहां पे आएगा Cn राइट, जहां पे आएगा Cn। अब बचे हुए 4 Cn अगले वाले 4s में जाएंगे और उसके बाद जो बचे हुए 3 Cn है वो अगले वाले किस में जाएंगे, 4p में जाएंगे। तो उस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 और अपन देख सकते हैं यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, क्योंकि Cn हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट इज व्हाई हियर दिस n2 = 0। और अगर मैं नेट n1 - n2 निकालूंगा तो आई विल गेट आंसर ऑफ 2 राइट। तो आंसर मेरा क्या होगा बेटा, आंसर इज 2। बस इस क्वेश्चन में ना एक ही चीज ध्यान रखना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तुम्हारे वो जो स्पेक्ट्रम सीरीज आता है ना, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाओगे तो ये वाला जो पेयरिंग हो जाएगा Cn से, ये करना मुश्किल है, तब तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा और सारे गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना, आंसर विल बी सी। तो द आंसर विल बी सी, द डिफरेंस इज। चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट एलिमेंट इन द p ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1। अब 4s2 4p1 देख के मेरे को क्लियरली लग रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 है, तो ये पक्का ही पक्का ग्रुप नंबर 13 होगा। 13 की अब अगर ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है और 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो मुझे पता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये इसके अंदर होता है और लास्ट में निहोनियम होता है, इसको छोड़ दो आप। अब मेरे पास ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है। चलो 4 नंबर पीरियड पे आ चुके हैं, बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट सेल मेरे को 4 दिख रहा है इसके अंदर। अब इसके बगल वाला देखो कौन है, कार्बन, सिलिकॉन है ना, जर्मीनियम, Sn और Pb राइट। अब यहाँ पे अगर देखो आप तो गैलियम के साथ डायगोनल में कौन है, तो एक ही मेरे को दिख रहा है, वो है S। तो आंसर क्या मेरा होगा, 10 होगा आंसर, Sn इज द आंसर। सो प्लीज सर मेरे लिए Sn लिख दीजिए बच्चों के लिए राइट, ये आंसर होगा Sn। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है पीरियोडिक टेबल का, उससे ये क्वेश्चन फॉर श्योर बना होगा। क्यों सर, एकदम बिल्कुल, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा बहुत उस पीरियड और ग्रुप के बारे में नॉलेज है, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चा अब तक सारे क्वेश्चन देख के कम से कम नंबर्स तो लगा ही लिए कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक राइट, हम और आगे देखेंगे ही नहीं, पहले वाला मिल गया और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बिल्कुल एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक बोल रहा है। और एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्ट करते हैं, they react under the mechanism of lock and key। लॉक एंड की, वही मैं बोलने वाला था। ताला खुलेगा जो भाई चाबी साहब, उसी का है। जब तक वो चाबी नहीं मिलेगी तो आपको ताला तोड़ना ही आज अगर पड़ेगा। मैं आपके घर घुसना चाहता हूँ, हाँ। मेरा चाबी से आपके वो नहीं ताला होगा, खुलना है। स्पेसिफिक केस है। बस।
स्पेसिफिक केस है, एनसीईआरटी में भी उसको ताला की बना के दिखाया गया, की का मॉडल बनाया हुआ है उसके अंदर, तो वहां पर भी दिख रहा है कि स्पेसिफिक किसी ताला के लिए स्पेसिफिक की होती है। तो वैसे एंजाइम भी क्या है, वही की और ताला का रिलेशन रखता है, लॉक एंड की, दैट इज व्हाई उसीलिए ये लोग बड़े स्पेसिफिक होते हैं बिल्कुल एंड दे आर वेरी वेरी रिएक्शंस। अगर मान लो हम लैब में ग्लूकोज बनाना चाहते हैं ना, तो हमारे पास डी और एल दोनों बनेंगे। लेकिन अगर बॉडी बनाना चाहता है कि हमें डी ग्लूकोज चाहिए, एल नहीं चाहिए, वो सिर्फ डी बनाएगा। और वो इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज द एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, राइट? तो इसीलिए वो एल नहीं बनेगा। और हमारे लैब में वो खिचड़ी बन रहा है, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, वी आर नॉट सो मच स्पेसिफिक। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, सो द फर्स्ट ऑप्शन निकल जाता है सर। तो आप ठीक है ये ना? आंसर टिक कर दो बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट करेक्ट? दे आर स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक, ठीक है। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो था वो सब सही था। सर ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, कैरियस मेथड के अंदर हम क्या यूज करते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये हेलाइड के लिए होता है, तो हेलाइड का टेस्ट बेसिकली हम यहाँ पर AgNO3 के साथ कंडक्ट करते हैं। और AgNO3 जो होता है, जब आप इसमें Cl2, Br2 और I2 डालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, एक होगा व्हाइट, एक हो जाएगा पेल, एक हो जाएगा येलो, राइट? तो वैसे येलो और एक होता है डीप येलो। हाँ, तो वैसे किस में, हाँ, एक डीप येलो, तो वैसे किस में व्हाइट, पेल येलो और डीप येलो अगर ले लेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट AgCl, AgBr और AgI देगा, राइट? तो यहाँ पर जो हमने मेथड में यूज करा है वही पूछा गया है, कौन सा यूज करते हैं इसमें? आंसर इज AgNO3, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। कैरियस में मेथड में जो हम लोग यूज करते हैं वो AgNO3, बाद जो प्रेसिपिटेट आता है जो सर ने बताया AgCl, AgBr, AgI, वहां से फिर हम उसके एस्टिमेशन कर लेंगे बेसिकली। सर आप टिक कर, अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन था बच्चों, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपसे ये बट कैरियस मेथड एकदम एनसीईआरटी के पहले है, बिल्कुल, वो और बच्चा वहाँ पे बहुत ही फेमस है वो, तो इस बहुत ही कारण से famous बच्चे मोस्टली करके जाते एक होता है जेल्डस मेथड, एक हाँ, होता है कैरियस मेथड। हैं। और अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है सर तो अभी जाके पढ़ ले, बिल्कुल पढ़ोगे, ये बिल्कुल वाला पढ़ेंगे, पार्ट बिल्कुल बिल्कुल ठीक पढ़ेंगे। है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है PCl5 को ब्रेक करा PCl3 प्लस Cl2 में। आपको पता होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मोस्टली एग्जांपल्स में दे रखा होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सिंपली इसको क्या करो, इसके लिए सिंपली K निकाल लो। K इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो आपको पता होगा हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ, क्या यूज करते हैं, 2.303 बाय T, राइट? T और जो भी यहाँ पर है लॉग ऑफ दे रखा है concentration, that was 10, right? 10 and the final is और फाइनल इज 5। पर इसको सॉल्व कर लेंगे, T की वैल्यू डाल देंगे, कितना देगा? फाइनल 2 है। फाइनल 2 है, दो है। दो। मैंने दिमाग में से 2 5 10 था ना। नहीं, वो लॉग 5 दे रखा है ना। हाँ हाँ, ठीक। तो यहाँ पर 2 5 10 हो गया, लॉग हाँ। 5 की वैल्यू अपन यूज कर लेंगे आराम से, और यहाँ पे T की वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर ठीक है। तो आंसर यहाँ पे T की वैल्यू क्या डालेंगे बेटा, 120 मिनट्स है, तो 120 मिनट्स अगर दे रहे हैं अपन, तो K का जो यूनिट आएगा वो सेकंड में, मिनट में आएगा। अगर आप सेकंड में पुट करोगे तो सेकंड में आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन चेक कर लेना किसमें वो दे रखा, अगर मिनट इनवर्स में दे रखा हो तो मिनट इनवर्स वाला यूज करना, मतलब 120 डायरेक्टली यूज कर लेना, अदरवाइज 120 इंटू 60 कर लेना, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ नहीं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करने की कैसे रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल। पैरासिटामोल अभी जो बुखार उखार के टाइम चल रहा है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि एक क्रोसिन दे देना। मुझे तो सर इस बार जो एग्जाम में आया है क्वेश्चन इसी कारण से आया होगा, बिकॉज़ इट वाज वेरी कोरोना वगैरह चल रहा है और हमेशा वो सब लोग खा रहे थे, हर एक को क्रोसिन दिया जा रहा है, डोलो 650 दिया जा रहा है। तो उसमें अगर तुम पलट के देखोगे मेडिसिन, जो मॉलिक्यूल इसके अंदर है वो है पैरासिटामोल। क्रोसिन पैरासिटामोल नहीं होता है, क्रोसिन इज द कंपनी नेम। बहुत जन कहते हैं कि सर क्रोसिन और पैरासिटामोल क्या सेम है? क्रोसिन इज द कंपनी नेम एंड पैरासिटामोल इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पैरासिटामोल जो है वो उसके स्ट्रक्चर भाई जानना पड़ेगा, ठीक है। अब पैरासिटामोल जैसे हम लोग एस्पिरिन, राइट, एस्पिरिन का वन ऑफ द एनाल्जेसिक होते हैं, तो वैसे पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। और पैरासिटामोल ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, डिस्कस करने लायक नहीं है, इसमें कुछ आपको अगर आता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आँख कान खोल के रखना है। एग्जाम आई मीन एग्जाम की बात तो दूर की है, अगर घर में भी कभी आता है पैरासिटामोल, यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली ये कैसा है, कौन से कंपाउंड से बना है। बनाने के लिए हम सोचते हैं ये बहुत आसान टेक्निक है पैरासिटामोल बनाने के लिए। आप ये ले लो, सर हम सोचते हैं ना ये सब कर करके घर में पैरासिटामोल। हाँ हाँ बिल्कुल सर, अभी बहुत ज्यादा फेमस में पैरासिटामोल, लेकिन हम तो ये जुगाड़ इसलिए करें ताकि बच्चों का अच्छा हो जाए सर। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए अगली बार कि पैरासिटामोल बनाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, राइट? ये दिस इज रिएक्शन, ठीक है। अब बाकी तुम समझ गए हो, ऑक्सीजन के चार्ज रिटर्न कराओगे, Cl को निकाल दो। तो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट, रेडू है, हम सारे इंफॉर्मेशन तो मुमकिन है सर। हाँ, बच्चे तो जानते हैं इंफॉर्मेशन CO- CH3
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके एक हाइड्रोजन को भगा देगा इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, और यहाँ से ये चार्ज रिटर्न करेगा, तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग NH3 डबल बॉन्ड को C। बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। हमने दिखा दिया। आगे अगर कहीं पे भी मिलता है ये कंपाउंड के साथ CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें क्या बनेगा, पैरासीटामोल। अब जाके आप लोग 2-3 और स्ट्रक्चर देख लेना, मे भी अगले मेंस में आ जाए, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन वाले हैं तो आप प्लीज देख लेना। एस्पिरिन देख लेना, डेटॉल हाँ। के अंदर क्या रहता है वो ये भी देख देख लेना। लेना, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत सारे मेडिसिन के नाम और अभी समझ जाएगा। कोविड के अंदर बहुत सारे और मेडिसिन यूज हुए हैं, वो सब हाँ। भी देख लेना, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं वो भी देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते सर। मुझे लग रहा है बच्चे ने कुछ गलत उलत बताया, ये देख के ही लगता है NO2 लग रहा है। NO2 होगा, यस सर। NaNO2 प्लस HCl। और बच्चे ये सभी जानते हैं ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, और ये बहुत ही, ये 0 इक्वल टू 5 नहीं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है बेसिकली, 0 डिग्री टू 5 डिग्री, बिकॉज इसी कंडीशन पे ये डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर एट विच द डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट, ठीक है। हम सीधा इसको यहाँ पे पहले तो ये कर लेते हैं, तो डाइजोनियम बना लेते हैं, ऊपर का SO3H रहने दो, नीचे का बना दो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। तो इन द फर्स्ट स्टेप NaNO2HCl से हमारे ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस। अब ये जो दिया हुआ है ये अगर हम देखें NN डाइमिथाइल एनिलिन है, ठीक है, टर्शियरी अमीन, अगर हम देखें ये टर्शियरी अमीन है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, इट विल बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और NN कपलिंग होगा, लेकिन कपलिंग होगा NC, ये जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम आपको प्रोडक्ट बता देते हैं स्ट्रेट वे, क्या बनने जा रहा है, वो है SO3H N डबल बॉन्ड N NCH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कपलिंग N डबल बॉन्ड N इसके साथ, बट द रिएक्शन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं बता दूं सर, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर ये टर्शियरी ना हो के प्राइमरी होता तो NN कपलिंग भी, मतलब नाइट्रोजन के साथ भी ये जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्शियरी दिया हुआ है, तो टर्शियरी के हमेशा होता है NC कपलिंग। क्यों NC कह रहा हूं, इसका N जुड़ रहा है इसके C के साथ, दिस इज N एंड दिस इज C, तो इसीलिए इसको कहते हैं NC कपलिंग। अगर ये क्वेश्चन ही देते हैं यही बना देगा और पूछेगा कौन सा कपलिंग हुआ, बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, बिल्कुल। तो इट इज जस्ट NC कपलिंग। तो दिस क्वेश्चन वाज कंपैरेटिवली बेटर, अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो लेकिन बेसिक चीज है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर सर है आपके लिए तो सब ये बेसिक है, बच्चे की जान लोगे क्या, तो बेचारा थोड़ा सा तो रिलैक्स हो रहा होगा, चलो मुझे नहीं आती थी तो इसमें बहुत गलती नहीं है। एनीवे, जिसको नहीं आती थी, जान नहीं लेते भाई। जिसको नहीं आती थी वो बेटा आगे से गलती मत करना, हाँ। और आगे वाले मेंस में बिल्कुल करेक्ट करके आना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें सर। ओह, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ अरे गया। ये बार बार बताते हैं कि अगर एमाइड से एमीन बनाना है तो दो प्रोसेस होता है, एक होता है तुम्हारा द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक होता है 1 कार्बन एटम लेस। समझ में आ गया होगा बच्चे, है ना। जहां पे हमें एमाइड से एमीन बनाता है विथ 1 कार्बन एटम लेस, इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट। हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट से एमाइड से हम बनाते हैं एमीन बट विद 1 कार्बन एटम लेस। और यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी किया सर, यहाँ पे होता है बेसिकली KOH और Br2, राइट, KOH, हाँ, KOH Br2 हर ये देता ना शायद बच्चों से हो जाता सर, राइट। KOH प्लस Br2 रिएक्ट करके ही KOBr बनाता है, तो KOBr बनाने का मतलब ये है KOH और Br2 है। तो अगर KOH Br2 है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लिख देते, डिग्रेडेशन, बिकॉज 1 कार्बन एटम कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा उड़ा दो, एक कार्बन एटम कम कर दो, 1 2, ठीक है। तो 1 कार्बन एटम इज गॉन आउट इन द फॉर्म ऑफ CO2 होके निकल जाता है। एमाइड से एमाइन बन चुका है, एमाइड से एमीन बन चुका है विथ 1 कार्बन एटम लेस। देखो 1 2 3 कार्बन एटम था, अब मैंने बनाया 2 कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन एटम इज लेस, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
And in this case, if I am using LiAlH4 for reduction of any amide, then the total number of carbon atom will remain same. The CO will be converted into CH2, but that's it. It will be giving you a primary amines. तो ये यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 3 4. तो दिस इज 1 डिग्री amine. तो ये बेटा ध्यान रखना कि अगर LiLH4 से रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस तो होगा एमिन में, इससे भी रिड्यूस होगा एमिन में, लेकिन एक कार्बन एटम कम होगा, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेगा. मुझे लगता है ये बहुत बेसिक था सर. आई मीन ये वाला बेसिक था, बहुत अच्छा. हाँ ये अच्छा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मैं भी भूल गया वो बच्चा. राइट. तो बच्चों ये था हमारा आज का टोटल क्वेश्चन जो हमें मिला अभी तक, और हो सकता है इसमें से कुछ डेटा ऐसे हो जो आपको नहीं लग रहे हो सही है. सारे मेमोरी बेस्ड था. हाँ, मे बी मिसमैच हो डेटा. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने हम तक पहुंचाए. अगर आपके पास आई एम कुछ रियली थैंकफुल टू दोस स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के बाद कैरी करके लाके हमें बार बार बता रहे हैं सर यहाँ पे ये थे, यहाँ पे ये थे, यहाँ पे ये थी. तो once again I want to congratulate my students कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे किए हो एंड आगे भी अच्छे करोगे, और आगे का जो है जो गलती थोड़ा बहुत हुआ है या उसको सही करो, उसको सही करो. बेटा हमारे मतलब हम जो है इंसान हैं, हम इंसान का यही नेचर है कि जो भी गलतियां हम करते हैं उससे सीख के हम आगे बढ़ते हैं. अगर उसको रिपीट करेंगे तो हमारे और किसी एनिमल में कोई फर्क. इसलिए बच्चों अच्छे इंसान की तरह बिहेव करते हैं, जो भी गलती हुई है उसको सही करते हैं, और अगले एग्जाम में जो आपका जेई मेन अगला वाला आने वाला है या फिर किसी का आने वाला है, या कोई नीट के बच्चे अगर देख रहे हैं इसको, तो अगले वाला जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं या सर ने दिए हैं, उसको प्लीज एज इट इज इम्प्लीमेंट करें और फोड़ के आए. और हम बैठे हैं तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. अगला मेंस का भी जो भी पेपर आएगा वो भी हम सॉल्व करेंगे और तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करके सॉल्व होगा और क्या होगा. ठीक है, स्टे ट्यून्ड बच्चों. और जिनेडू लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, साथ में लाइक कर दो वीडियो को. अगर कुछ अच्छा कमेंट सोच पा रहे हो तो प्लीज लिख दो नीचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूशन इज बिट मोर ऑथेंटिकेटेड. जस्ट बिकॉज हम थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन हम आपको वो चीजें देते हैं जो सच में हैं. और अपार्ट फ्रॉम इट ऑब्वियसली अगर आपने इसको सब्सक्राइब करके रखा है तो अगले भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और हम लोग फिर से आएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इसी क्लासरूम के. चलिए बच्चों, तो चले बच्चों आज गुड नाइट, क्योंकि आज शाम का शिफ्ट पेपर था ये. अब कल तो नहीं है सर, कल नहीं है, इसके बाद 22 बकरीद है. अच्छा, जो बच्चे बकरीद आई मीन कल बकरीद का ऑब्वियसली फेस्टिवल है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और मन से घर में रह के पढ़ाई करें अभी. ठीक है, तो चला जाए. ओके, चलो स्टे ट्यून्ड विद जिनेडू. चलो बाय, गुड नाइट.